मेरे प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में गिल्लू पाठ से संबंधित वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए बच्चों, फिर से शब्दार्थ के साथ पाठ का पुनरावलोकन करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे की जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण करने के साथ साथ उसके प्रति अपना प्रेम भी व्यक्त किया है। तो बच्चों, अब पाठ्य पुस्तक देखिए। शब्दार्थ के साथ साथ पाठ का पुनरावलोकन करेंगे। अचानक, अचानक अर्थात यकायक, सडनली। एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर। बरामदे का अर्थ क्या है? बरामदे अर्थात घर के बाहर का भाग। वरांडा, बालकनी भी कहते हैं। बालकनी में आकर लेखिका ने क्या देखा? हाँ, उन्होंने यह देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। गमला अर्थात फूलों के पौधे लगाने का बर्तन, अंग्रेजी में पॉट कहते हैं। ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು। अर्थात कौवे अपनी चोंचों से किसी वस्तु को नोच रहे थे या खींच रहे थे और लेखिका को यह क्रिया चुआ चुआवल खेल जैसा दिखता है। तो तुरंत लेखिका कौवे के बारे में सोचने लगती है या काक पुराण में खो जाती है। लेखिका अपने काक पुराण में क्या कहती है? हाँ, कौवे को बड़े आदर से काक भूषुंडी कहकर संबोधित करते हुए कहती है कि कौवा एक विचित्र पक्षी है। तो काक भूषुंडी अर्थात हाँ, पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए कौवे को काक भूषुंडी कहते हैं। तो लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? क्योंकि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो एक साथ समादरित अर्थात अति सम्मानित और अनादरित अर्थात अति अवमानित पक्षी है। तो बच्चों बताइए मुझे, कब और कहाँ पर कौवे को विशेष सम्मान या आदर मिलता है, यह अति सम्मानित है? हाँ, पितृपक्ष में हमारे पुरखों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जब तर्पण या श्राद्ध कर्म किया जाता है, तब हमारे पूर्वज ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के। मयूर यानी मोर, नविलु, ना हंस के रूप में आ सकते हैं। पितरपक्ष में पिंडदान के समय उसे स्वीकार करने के लिए हमारे पूर्वजों को काक बनकर ही, काक अर्थात कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना अर्थात अवतरित होना, उत्पन्न होना। और यहाँ पर कौवे को विशेष सम्मान मिलता है। इस अवसर पर कौवा अति सम्मानित है। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी, दूरस्थ प्रियजनों अर्थात दूरदಲ್ಲಿರುವ संबंधिಗಳು, अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कौवा अपने कर्कश स्वर में हमारे रिश्तेदारों या सगे संबंधियों के आने का मधुर संदेश भी देता है। यहाँ पर भी अति सम्मानित है। अब मुझे बताइए कि कब और कहाँ पर कौवे के प्रति अनादर अनादर दिखाते हैं, कैसे ये अवमानित है? हाँ, हम हमेशा कौवे को और उसके खाँव खाँव कर्कश स्वर को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अर्थात
काव काव कर्कश स्वर को अशुभ संकेत माना जाता है। तो तभी अचानक लेखिका के काक पुराण के विवेचन में रुकावट या बाधा आ पड़ी। कारण क्या है? लेखिका ने क्या देखा? गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक गई। तो निकट जाकर देखती है तो उन्होंने क्या देखा? गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो गमले और दीवार की संधि में छिपे पड़ा था। ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯೊಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. जो ಸಂಭವತಃ ಘೋಂಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರ್ ಪಡಾ ಹೈ, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. और अब कौवे उसे अपनी चोंचों से नोच नोच कर अपना सुलभ आहार बनाना चाहते हैं. काकद्वय अर्थात दो कौवे की चोंचों के दो घाव अर्थात जख्म ಅಂದರೆ गाय उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. लघु प्राण अर्थात छोटा सा जीव, उस छोटे से जीव के लिए बहुत थे. अतः वो निश्चेष्ट सा ಅಂದರೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಗಮಲೆ से ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾತಾ. ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆ ಎರಡು ಗಾಯಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. और गिलहरी को ऐसी चिंताजनक स्थिति में देखकर सबने क्या कहा? हाँ, सबने ये कहा कि गिलहरी का बच्चा बच नहीं सकता, उसे ऐसे ही रहने दिया जाए. परंतु लेखिका का मन नहीं माना. तो उन्होंने क्या किया? किस तरह लेखिका ने उस गिलहरी के प्राण बचाए? तो देखिए, लेखिका ने घायल गिलहरी के बच्चे को हौले से अर्थात धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले गई. फिर रुई से रक्त पोंछकर ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ गाँवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. मरहम अर्थात ಔಷಧಿ का लेप ಅಂದರೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ पेंसिलिन लेपವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. कई घंटों तक उपचार करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಯಿತು. तो कितने दिनों के बाद वो स्वस्थ हो गया? हाँ, 3 दिन लगे. तीसरे दिन वो इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि वो लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯ ಬೆರಳನ್ನು ತನ್ನ 2 ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा. ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತಿನಂತಿರುವ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡತೊಡಗಿತು. गिलहरी की आंखें कैसी थी? नीले कांच के मोतियों जैसी थी. इस तरह लेखिका 3 दिनों तक लगातार उपचार करके गिलहरी के प्राण बचाए. अब गिलहरी लेखिका के साथ ही रहने लगा. 3-4 मास अर्थात 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए ಅಂದರೆ ನುಣುಪಾದ ರೋಮ सॉफ्ट फर, जब्बेदार पूंछ, जब्बेदार अर्थात गुच्छे जैसी ಅಂದರೆ ಹೂಗುಚ್ಛದಂತಿರುವ ಬಾಲ, और चंचल चमकीली आंखें ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು सबको विस्मित करने लगी. वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाने लगी? हाँ, गिल्लू कहकर बुलाने लगी. और उस गिलहरी का नाम क्या है? गिल्लू. और गिल्लू के लिए लेखिका एक घर भी बनाती है. कहाँ पर बनाती है? किस चीज़ से बनाती है? देखिए, सबसे पहले लेखिका फूल रखने की एक हल्की डलिया लेती है. डलिया अर्थात छोटी टोकरी ಅಂದರೆ ಹಗುರವಾದ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ.
इसमें क्या बिछाती है? रुई बिछाती है. ಅಂದರೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದರು. इस डलिए को कहाँ पर लटकाती है? हाँ, इस डलिए को तार से खिड़की पर लटका दिया. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರು. 2 वर्ष यह गिल्लू का घर रहा. कैसा है गिल्लू का घर? बढ़िया है ना? अब हम एक एक करके गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में जानेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह से लेखिका ने एक एक करके गिल्लू को उनके साथ जीवन बिताने का सही ढंग सिखाया. गिल्लू अपने आप को स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी खांच के मनकोसी आँखों से, ಮನ್ಕೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಣಿ ಅಂದರೆ ಗಾಜಿನ ಮಣಿಯಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता था. गिल्लू की समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था क्योंकि उसकी शरारत ही कुछ ऐसी थी. अब एक एक करके देखिए, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे. जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती थी तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या कसरत करता था? वो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से नीचे उतरता था. इस तरह ऊपर नीचे दौड़ने का क्रम तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती. अगर गिल्लू इसी तरह शरारत करता रहेगा, यानी पैर तक आना और सर से पर्दे पर चढ़ना और उसी तेज़ी से नीचे उतरना, ऊपर नीचे दौड़ता रहेगा, तो लेखिका लिख नहीं पाएगी. तो इसे रोकने के लिए लेखिका गिल्लू को क्या सिखाती है? हाँ, एक जगह पर बैठकर लेखिका का कार्यकलाप देखने का सही ढंग सिखाती है. कैसे? जब भी गिल्लू इस तरह की शरारत करता था तब लेखिका उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में ಅಂದರೆ ಉದ್ದದ ಲಕೋಟೆ ಒಳಗೆ इस प्रकार रख देती थी. कैसे रख देती थी? उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, गात अर्थात शरीर, देह, लिफाफे के भीतर बंद रहता. ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ 2 ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದರ ಉಳಿದ ಪುಟ್ಟ ಶರೀರ ಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. चित्र देखिए तो अपने आप समझ जाएंगे. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आँखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था. ಅಂದರೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದದ ಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಗಳಿಂದ लेखकिया ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. और भूख लगने पर क्या करता था? चिक चिक आवाज़ करके लेखिका को सूचना देता था. तो लेखिका क्या करती थी? लेखिका उसे उसका प्रिय खाद्य काजू, काजू ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಗೇರು ಬೀಜ, या बिस्कुट देती थी. तो गिल्लू उसी अद्भुत स्थिति में यानी लिफाफे के अंदर दीवार के सहारे खड़ा रहकर लिफाफे से जो बाहर वाले पंजे हैं ना, हाँ, उन पंजों से काजू या बिस्कुट को पकड़कर कुतरता रहता. कुतरना अर्थात दांत से काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके खाना. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. अब वो छोटा बच्चा न रहा, बड़ा हो गया था, युवक बन गया था. बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक आवाज़ करके गिल्लू से बातें करती थी. गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर देखता था
और इसे देखकर लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को बाहर जाने का अवसर देना चाहिए। अन्य गिलहरियों के साथ खेलने का मौका देना ज़रूरी है। तो लेखिका गिल्लू को कैसे मुक्त करती है? हाँ, लेखिका ने कीले निकालकर ಜಾಲಿ एक ಕೋನ ಖೋಲ್ ದಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರದೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ರು। और गिल्लू इस मार्ग से बाहर जाता था और गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, अर्थात गिल्लू को बहुत राहत मिल गई। और लेखिका के घर में सिर्फ गिल्लू ही नहीं बल्कि अन्य पालतू जानवर भी थे। और इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी लेखिका के लिए एक समस्या थी। लेखिका जैसे ही कमरे से बाहर जाती थी तब गिल्लू भी खुली जाली की राह ಅಂದರೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ खिड़की से वो बाहर चला जाता और दिन भर क्या करता था? दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, ಅಂದರೆ ಅಳಿಲುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ। और हर डाल पर उछलता कूदता रहता, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ನೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ। ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಗಿತ್ತು। कब वो अन्य गिलहरियों के साथ खेलने कूदने बाहर जाता था? हाँ, जैसे ही लेखिका अपने कमरे से बाहर जाती थी तब गिल्लू भी बाहर जाता था। कब वो कमरे में लौट कर आता था? ठीक 4 बजे। लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಗಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು? लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, ಅಂದರೆ ಹೂದಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ, कभी पर्दे की चुन्नट में, ಅಂದರೆ ಚುನ್ನಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿಲ್ವಟ್, ಅಂದರೆ ಪರದೆಯ ನೆರಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, और कभी सोनजूही की पत्तियों में, सोनजूही अर्थात एक खुशबूदार फूल, ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ गिल्लू छिप जाता था। यह थी उसकी शरारत, दूसरी शरारत। और उसकी और एक शरारत क्या है जानते हैं? देखिए, लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे और उनका लेखिका से लगाव भी कम नहीं था। परंतु लेखिका के घर में जितने भी पशु पक्षी थे उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ बैठकर उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था, वो ऐसा नहीं था। वो क्या करता है देखिए, लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती तो गिल्लू क्या करता था? गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು। इसे रोकने के लिए या गिल्लू को एक जगह पर बैठकर खाना खाने का सही ढंग सिखाने के लिए लेखिका क्या तरीका अपनाती है? क्या तरीका अपनाती है? बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे अपनी थाली के पास बैठना सिखाया और उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना खाने का सही ढंग सिखाया। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನದ ಅಗುಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು। तो गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। काजू ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ। कई दिन काजू न मिलने पर गिल्लू क्या करता था? हाँ, कई दिन काजू न मिलने पर गिल्लू
अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। और उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत अर्थात घायल ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए, यानी यहाँ पर किस तरह से वो अपनी भावना व्यक्त करता है। देखिए लेखिका के प्रति, जब लेखिका अस्पताल में थी तब कोई दूसरा आकर लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू उन्हें लेखिका समझकर अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर निराश होकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। और सब उसे क्या देकर जाते थे, सब उसे उसका प्रिय खाद्य काजू दे जाते। पर उन दिनों वो अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता रहा। कैसे पता चला कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता रहा? हाँ, अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने गिल्लू के झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, यानी वो बहुत उदास और परेशान रहता था। तो यहाँ पर हम लेखिका के प्रति गिल्लू की भावना को देख सकते हैं, ममता को देख सकते हैं। तो गिल्लू ने महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा? देखिए, महादेवी की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर ಸಿರಹಾನೆ बैठकर ಅಂದರೆ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಕುಳಿತು अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को ಹೌಲೆ ಹೌಲೆ ಸೆಹಲಾತಾ रहता, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಲೇಖಕಿಯವರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ನೇವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು काम करती रहती तब गिल्लू क्या करता था? हाँ, तब गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वो लेखिका के पास रखी ಸುರಾಹಿ पर लेट जाता, ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯ ಹತ್ತಿರವಿಟ್ಟ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು। वो सुराही पर क्यों लेट जाता था? ऐसा करने से वो लेखिका के पास भी रहता और गर्मी के दिन थे तो ठंडक में भी रहता। तो इस तरह जब भी लेखिका घर में अपने काम में व्यस्त रहती थी तब पूरा दिन गिल्लू उनके साथ ही रहकर उनका कार्यकलाप देखा करता था या अलग अलग कसरत द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं, खाना खाते समय भी वो उनके पास बैठकर उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था। तो इन दोनों के बीच जो स्नेह भाव, ममता, प्यार जो है वो सचमुच अद्भुत है। अब गिलहरियों की जीवनावधि कितनी होती है? सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। यहाँ पर लेखिका गिल्लू के अंतिम दिनों के बारे में बता रही है। तो अंतिम दिनों में दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया ना वो बाहर गया। तो लेखिका किस तरह से गिल्लू के अंतिम दिनों में उसका ख्याल रखती है। देखिए, उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु गिल्लू नहीं बचा। प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वो चिरनिद्रा में सो गया, वो नहीं उठा। ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾದೊಡನೆ ಗಿಲ್ಲು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿತು,
तो अब गिल्लू नहीं रहा तो लेखिका ने क्या किया, उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली जहाँ से गिल्लू बाहर जाता था उसे बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही जो गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी खिलती ही रहती है। जब भी लेखिका ये सब देखती थी तो उन्हें गिल्लू की याद आती थी। और आप सब जानते हैं गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है, बताइए। हाँ, गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई है। ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಜಾಜಿ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ समाधि ಇದೆ। उसकी समाधि इस लता के नीचे क्यों बनाई गई है, कारण क्या है बताइए। पहला कारण यह था कि गिल्लू को वो लता सबसे अधिक प्रिय थी। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह था कि उस लघु घात का अर्थात छोटा जीव गिल्लू किसी वासंती दिन किस रूप में, जूही के ಪೀತಾಬ್ ಚೋಟೆ ಫೂಲ್ के रूप में ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಜಿ ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪೀತಾಬ್ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ, जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने के विश्वास में लेखिका ने क्या किया, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई है। ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಜಿ ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಜಾಜಿ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। तो बच्चों, इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है ना। इसका अनुसरण करेंगे ना अपने जीवन में। गिल्लू के स्वभाव और उसकी जीवन शैली से तो हम सब प्रभावित हैं और उसके साथ साथ गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम तो हम सबके लिए प्रेरणीय है। और इस पाठ को समझने में कोई भी कठिनाई हो या संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। अब आज का गृह कार्य लिख लीजिए। पाठ पढ़कर लेखिका परिचय, पाठ का आशय तथा शब्दार्थ को नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।